हेलो फ्रेंड्स, पर यूनिट कॉन्सेप्ट पे बेस अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंड न्यूमेरिकल के लिए हमने एक टिपिकल पावर सिस्टम नेटवर्क का सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि जनरेटिंग स्टेशन 1 एंड लोड सेंटर ए एक एंड पे कनेक्टेड हैं एंड जनरेटिंग स्टेशन 2, 3 एंड लोड सेंटर बी दूसरे एंड पे कनेक्टेड हैं। एंड दोनों ट्रांसफार्मर की हेल्प से एक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस कितना है 20.5 और हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअल रेटिंग, चाहे उसकी एमवीए रेटिंग हो, केवी रेटिंग हो या उसकी इंपीडेंस वैल्यू हो, वो दी हुई है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज में उनकी रिएक्टेंस दी हुई होती है या पर यूनिट में। यहाँ पे किस में दिया हुआ है, ओमिक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, बाद में चल के हम इसे ही परसेंटेज वैल्यू में भी कन्वर्ट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लोड भी दिया हुआ है एंड लोड में एक्टिव पावर एंड रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल और उनकी पावर फैक्टर दी हुई है। ठीक है, सिमिलरली लोड बी का भी क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि टेक बेस एमबीए इज इक्वल टू 30 MVA एंड बेस केवी इज इक्वल टू 33 kV ऑन ट्रांसमिशन लाइन। ऑन ट्रांसमिशन लाइन का मतलब बेस केवी हमारा ट्रांसमिशन लाइन पे क्या हो जाएगा 33 kV एंड ट्रांसमिशन लाइन यही है, तो बेस केवी विल बी इक्वल टू 33 kV। चूँकि बेस एमबीए थ्रू आउट द पावर सिस्टम नेटवर्क हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सो इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। बट जब भी हमारा बेस केवीए की बात आएगी तो जहाँ पे डिफाइंड हुआ है उसके अलावा बाकी के अदर सेक्शन पे भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और सेक्शन कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रांसफार्मर है वो पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को डिफरेंट वोल्टेज लेवल पर वर्क करा देता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है यानी जाहिर सी बात है इसके इधर का पार्ट डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे वर्क कर रहा होगा और इधर का पार्ट दूसरे वोल्टेज लेवल पे वर्क कर रहा होगा। अगर यहाँ का वर्किंग वोल्टेज अलग है तो जो इसकी बेस वैल्यू है वही बेस वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ का वर्किंग वोल्टेज लेवल अलग होगा। ठीक है, सो बेस वैल्यू भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। मीन जैसे ट्रांसफार्मर का वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर का बेस वैल्यू भी चेंज होगा प्राइमरी टू सेकेंडरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे हर एक सेक्शन में। इसीलिए हमने जहाँ भी ट्रांसफार्मर देखें वहाँ पे हमने सेक्शन बना दिया कि इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से लेके इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक का वोल्टेज लेवल क्या होगा, जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज लेवल होगा। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से लेके इस पूरे जनरेटिंग स्टेशन एंड लोड सेंटर का वोल्टेज लेवल क्या होगा, 1 होगा। और इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से लेके इधर के सारे कंपोनेंट का वोल्टेज लेवल क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस केवी हमारा 33 kV है तो सेकेंडरी साइड का यानी इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड ये हो गया, सेकेंडरी साइड यहाँ का बेस वैल्यू क्या होगा, तो बेस वैल्यू हमने बताया जैसा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे ही बेस वैल्यू चेंज होगी। सो लेट सपोज V1 अपॉन V2। ठीक है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, V1 बेस मीन्स बेस वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड एंड V2 बेस वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बेस वैल्यू हर एक सेक्शन का क्या कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए अगर देखें यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर 1 के इधर बेस वैल्यू क्या है 33 यानी सेकेंडरी साइड हो गया, सेकेंडरी साइड यानी यहाँ पे क्या है 33 एंड प्राइमरी साइड का बेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है यानी V बेस फाइंड आउट करना है। ठीक है, वोल्टेज अगर हम देखें तो वोल्टेज में हम देखेंगे तो इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है 33/11 kV। 33/11 का मतलब ये नहीं हुआ कि 33 इधर आ गया और 11 इधर आ गया, ऐसा नहीं है, ये सीक्वेंस में नहीं होता। ये एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई होती है जिसका मतलब है कि ये हाई टेंशन साइड का वोल्टेज क्या है 33 एंड लो टेंशन साइड का वोल्टेज क्या है 11 kV। अब आपको ट्रांसफार्मर दे दिया गया, आप अपने पावर सिस्टम नेटवर्क में जो भी रिक्वायरमेंट है जिस तरीके से उधर आप लो टेंशन रख लीजिए और उधर दूसरी तरफ हाई टेंशन रख लीजिए। लाइक यहाँ पे देखिए जनरेटर का वोल्टेज लेवल क्या है 10.5, तो जाहिर सी बात है इधर ट्रांसफार्मर का हम 33 kV तो नहीं कनेक्ट करेंगे, क्या कनेक्ट करेंगे 11 kV। यानी 11 kV हमारा क्या है, इधर है 11 kV और इधर क्या है 33 kV। आई होप कि इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो प्राइमरी साइड यानी V1 क्या है 11, यहाँ पे 11 आ गया एंड सेकेंडरी साइड क्या है 33, तो यहाँ पे हम देखें तो V बेस इक्वल टू क्या मिल गया 33/33 कैंसिल हो जाएंगे एंड V बेस क्या मिलेगा 11 kV। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा इस साइड बेस केवी क्या हो गया, बेस केवी इज इक्वल टू 11 kV।
चलिए एक साइड मिल गया। दूसरे साइड हम देखें ईजिली इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग V1/V2, इस ट्रांसफार्मर का V1/V2 डिफाइन करें तो देखिए 33/6.2, जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज लेवल क्या होगा इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड का, यानी 33 kV की लाइन है तो 33 kV साइड इधर होगा, यानी ये क्या हो गया 33 kV और इधर क्या हो गया 6.2 kV। ठीक है, तो यह क्या हो गया V1/V2, यानी ये हमें मिला 33/6.2 इज इक्वल टू इधर का बेस वोल्टेज यानी V1 बेस प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज 33 अपॉन सेकेंडरी साइड का बेस वोल्टेज हमें नहीं मिला है यानी V बेस। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो 33 कैंसिल आउट और V बेस क्या मिल जाएगा 6.2, यानी इस साइड का बेस वोल्टेज हमारा क्या मिल जाएगा बेस KV इज इक्वल टू 6.2 kV। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को एक लेवल तक सॉल्व कर लिया। सॉल्व क्या किया कि बेस MVA एंड बेस KVA हर एक सेक्शन में डिफाइन कर लिया। ठीक है, बेस MVA कांस्टेंट होगा और बेस KV हर एक सेक्शन के लिए जो अलग अलग होगा वो हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लिया। अब बेस वैल्यू डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क का इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे और हर एक इक्विपमेंट के इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम हर एक इक्विपमेंट की पर यूनिट वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हर एक इक्विपमेंट की पर यूनिट वैल्यू अगर हम निकालें तो पर यूनिट के लिए फार्मूला आप क्या जानते हैं, पर यूनिट इज इक्वल टू जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल इनटू MVA बेस अपॉन KV बेस स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमें पता है। इस फार्मूले की हेल्प से हम हर एक इक्विपमेंट का बेस MVA निकालेंगे। हमने ये फार्मूला अभी क्यों लिखा, बिकॉज सारी की सारी वैल्यू क्या दिया हुआ है एक्चुअल में दिया हुआ है, पर यूनिट या परसेंटेज वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी चेंज ऑफ बेस मेथड अभी नहीं लगेगा। सो अगर हम देखें तो जेड पर यूनिट जनरेटर 1 के लिए क्या हो जाएगा, सो जनरेटर 1 के लिए हम देखें x पर यूनिट G1 विल बी इक्वल टू जेड एक्चुअल, इसके लिए क्या है ध्यान से देखें, जेड एक्चुअल जनरेटर 1 के लिए 1.6 इंटू MVA बेस क्या है 30 MVA, सो 30 MVA अपॉन KV बेस स्क्वायर एंड KV बेस स्क्वायर हमने जनरेटर 1 साइड क्या डिफाइन किया है 11 kV, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 0.396 पर यूनिट। ठीक है, सो इस तरीके से हमें जो इम्पीडेंस की वैल्यू मिली पर यूनिट में जनरेटर 1 के लिए वो इतने मिली। सिमिलरली हम जनरेटर 2 के लिए निकालेंगे। जनरेटर 2 के लिए याद रहे चूँकि ओमिक वैल्यू दिया हुआ है और पर यूनिट वैल्यू निकालने के लिए हम अपने न्यू बेस MVA एंड न्यू बेस वोल्टेज पे ही निकालेंगे। हमें इनके वोल्टेज रेटिंग एंड MVA रेटिंग से कोई लेना देना नहीं है अगर ओमिक वैल्यू दी हुई है तो। सो X2 के लिए जनरेटर 2 के लिए X पर यूनिट G2 विच इज इक्वल टू जनरेटर 2 का देखें तो 1.2 इंटू 30 MVA है हमारा एंड वोल्टेज कितना है इस साइड का 6.2, यानी 6.2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू जब हम निकालेंगे जनरेटर 2 का तो 0.939 पर यूनिट आएगा। ठीक है, सिमिलरली हम जनरेटर 3 का निकालें। जनरेटर 3 यानी X पर यूनिट G3 विल बी इक्वल टू G3 का ओमिक वैल्यू कितना है 0.56 इंटू MVA न्यू बेस MVA क्या है 30 एंड KV बेस जनरेटर 3 के लिए अगेन क्या होगा 6.2 यानी 6.2 स्क्वायर। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.437 पर यूनिट। ठीक है, सो जनरेटर 1, जनरेटर 2 एंड जनरेटर 3 का हमने पर यूनिट वैल्यू निकाल लिया। नाउ अब हम निकालते हैं ट्रांसफॉर्मर का, यानी ट्रांसफॉर्मर X पर यूनिट T1। ठीक है, क्या हो जाएगा T1 का इम्पीडेंस ओमिक वैल्यू क्या दिया हुआ है 15.2, यानी 15.2 इंटू MVA बेस कितना हो जाएगा 30, KV बेस हमारा क्या हो जाएगा KV बेस देखिए ओमिक वैल्यू जो आपका
दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, वो किस साइड दिया हुआ है, 15.2 पर फेज ऑन हाई टेंशन साइड। यानी हाई टेंशन साइड अगर ये ओमिक वैल्यू है, यानी हमें बेस केवी भी किस साइड का लेना पड़ेगा, हाई टेंशन साइड का। सो हाई टेंशन साइड ये वाला है 33 केवी की तरफ, यानी 33 केवी की तरफ बेस वैल्यू क्या है 33, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/33 स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू 0.418 पर यूनिट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें तो x पर यूनिट वैल्यू फॉर ट्रांसफार्मर T2 का क्या है ओमिक वैल्यू 16, एंड यहाँ क्या हो जाएगा 16 इंटू 30 अपॉन बेस वैल्यू क्या होगी, ये भी 16 क्या है हाई टेंशन साइड, और हाई टेंशन साइड क्या है इस साइड, और इस साइड का बेस वैल्यू क्या है 33 स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.44 पर यूनिट। ठीक है। सिमिलरली अब हम ट्रांसमिशन लाइन का अगर निकालें तो ट्रांसमिशन लाइन का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन और इसकी ओमिक वैल्यू है 20.5 इंटू MVA की वैल्यू क्या है 30, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 30 अपॉन इसका बेस वोल्टेज क्या होगा, ऑलरेडी डिफाइंड है बेस के भी वैल्यू इन ट्रांसमिशन लाइन इज 33, सो 33 का स्क्वायर। ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी 0.564 पर यूनिट। ठीक है। सो अभी तक हमने जो भी पर यूनिट वैल्यू निकाली है वो तब निकाली है जब हमारे सारे इक्विपमेंट के इम्पीडेंस उनके ओमिक वैल्यू में गिवन हो। बट अगर इक्विपमेंट की जो इम्पीडेंस वैल्यू है अगर पर यूनिट या परसेंटेज वैल्यू में डिफाइंड हो, तब हम पर यूनिट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरर पर यूनिट वैल्यू डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है। सो पर यूनिट वैल्यू अगर हम इस पर्टिकुलर जनरेटिंग स्टेशन पे जो जनरेटर कनेक्टेड है उसका निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन वही फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जेट पर यूनिट इज इक्वल टू जेट एक्चुअल इंटू MVA बेस अपॉन KV बेस स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है, ये अभी किसी पावर सिस्टम नेटवर्क में नहीं गया है, यानी इसका जो खुद का MVA रेटिंग होगा वही इसका क्या होगा बेस MVA होगा। इसका जो खुद का KV होगा मीन्स डिफाइंड या स्पेसिफाइड वोल्टेज लेवल होगा वही इसका क्या होगा बेस KV होगा। ठीक है। एंड एक्चुअल इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पे ओमिक वैल्यू दी हुई है। सो अगर हम यहाँ से निकालें जेट पर यूनिट इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए तो हम फार्मूले में क्या लिख देंगे 1.6 जेड एक्चुअल इंटू MVA कितना है इसके लिए 30 अपॉन KV कितना है 10.5। और जब आप इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी जनरेटर 1 की 0.435 पर यूनिट। ठीक है। सो हमारे पास अब इस इंडिविजुअल कंपोनेंट की इनके इंडिविजुअल पैरामीटर के बेस के अकॉर्डिंग जो पर यूनिट वैल्यू आई वो कितनी आई है 0.435। इसी को अगर हम परसेंटेज में डिफाइन करें तो इंटू 100 कर दें, यानी हम कह सकते हैं 43.5% रिएक्टेंस जनरेटर 1 का है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ट्रांसफार्मर 1 का निकालेंगे 15.2 इंटू 15 अपॉन 33, क्योंकि 15.2 किधर है हाई टेंशन 33, तो 15.2 इंटू 15 अपॉन 33 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू 0.209। ये आप सॉल्व करके देखेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। ठीक है। और भी आपकी प्रैक्टिस होगी अगर सॉल्व करेंगे तो। ट्रांसफार्मर 2 के लिए देखें तो ट्रांसफार्मर 2 के लिए हमें मिलेगा पर यूनिट में 0.220 पर यूनिट। ठीक है। ऑल दीज आर पर यूनिट क्वांटिटी। सिमिलरली हम जनरेटर 2 के लिए देखें तो जनरेटर 2 के लिए हमें मिलेगा 0.413 पर यूनिट, एंड जनरेटर 3 के लिए हमें मिलेगा विल बी इक्वल टू 0.3214। सो ये हमारे पास हर एक इक्विपमेंट के पर यूनिट वैल्यू में इम्पीडेंस डिफाइन मिलेगा। ठीक है। अगर इस तरीके से पर यूनिट वैल्यू में या परसेंटेज वैल्यू में इंडिविजुअल कंपोनेंट के पैरामीटर्स डिफाइंड हो
तो जब हम उसे एक पावर सिस्टम नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे तो न्यू MVA बेस एंड न्यू KV बेस के अकॉर्डिंग हम उन सारे इक्विपमेंट की करंट वैल्यू कैसे चेंज करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखें जनरेटर 1 यानी G1 का X करंट वैल्यू कितना हो जाएगा, G1 इज इक्वल टू, पर यूनिट का फार्मूला क्या होता है जब भी बेस चेंज होता है, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, यानी X पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू X पर यूनिट ओल्ड, Z कहें या X कहें, ठीक है, दोनों के लिए सेम, इनटू MVA बेस अपॉन MVA बेस न्यू अपॉन MVA बेस ओल्ड इनटू KV बेस ओल्ड अपॉन KV बेस न्यू का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास है। अगर ये फार्मूला हमें याद है तो इजीली हम अपने गिवन पावर सिस्टम इक्विपमेंट के पर यूनिट वैल्यू को अपने न्यू बेस यानी MVA बेस एंड KV बेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। पर यूनिट वैल्यू ओल्ड में कितनी है, 0.435। अगर परसेंटेज में दिया होगा इम्पीडेंस वैल्यू तो हम उसे पहले 100 से डिवाइड करके पर यूनिट में चेंज कर लेंगे एंड देन पर यूनिट वैल्यू क्या हो गई, ओल्ड, ये हो गई 0.435। अब MVA बेस न्यू क्या हो गया, MVA बेस न्यू हमारे सिस्टम का जो डिफाइंड हुआ है वो 30 है, यानी यहाँ पे आ गया 30, एंड ओल्ड इस सिस्टम के लिए क्या था 30, जिस पे मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया था इसकी पर यूनिट वैल्यू, इनटू KV बेस ओल्ड, एंड KV बेस ओल्ड क्या था 10.5 KB, जिसके बेसिस पे मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन किया था, तो यहाँ पे क्या आ गया 10.5 अपॉन KV बेस न्यू। KV बेस न्यू हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जनरेटर 1 साइड KV बेस न्यू क्या होगा 11 KB, तो यहाँ पे हो गया 11। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमें वैल्यू आएगी वो आएगी अगेन 0.396। ठीक है, मैच करा लीजिएगा, जो पिछला स्टेप में आपने सॉल्व किया है जनरेटर के लिए, जब ओमिक वैल्यू से निकाले थे तो यही वैल्यू आई थी। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरर ओमिक वैल्यू दे या परसेंटेज वैल्यू दे यानी पर यूनिट वैल्यू दे, तो हम किन किन मेथड से पर यूनिट इम्पीडेंस अपने न्यू सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जनरेटर 2 के लिए। X पर यूनिट किसके लिए, जनरेटर 2, विच विल बी इक्वल टू, जनरेटर 2 के लिए देखिए कितनी है पर यूनिट वैल्यू 0.413 इंटू MVA बेस न्यू यानी 30, MVA बेस ओल्ड कितना है 15, यानी 15 पे ही तो डिफाइन किया होगा मैन्युफैक्चरर ने, इनटू KV बेस ओल्ड कितना है 6.6, यानी 6.6, जबकि हमारा इस साइड का KV बेस न्यू क्या है 6.2, सो 6.2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे G2 के लिए तो 0.939 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने G2 का निकाला। अब G3 का देखते हैं। G3 का देखें, X पर यूनिट G3 इज इक्वल टू 0.3214 इंटू 0.3214 ही है, इंटू MVA 30 अपॉन 30 हमारा न्यू हो गया, ओल्ड कितना हुआ 25, सो यहाँ हो गया 25 इंटू KV ओल्ड कितना होगा इसका 6.6 और इस साइड हमारा बेस वैल्यू न्यू क्या है 6.2 अपॉन 6.2 का स्क्वायर, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.437 पर यूनिट। ठीक है, सो इस तरह से हमने G3 का भी निकाल लिया। ट्रांसफार्मर का देखते हैं। ट्रांसफार्मर यानी X पर यूनिट T1 विच विल बी इक्वल टू, T1 का हम देखें 0.209 एंड 0.209 यहाँ पे है ओल्ड। ठीक है, MVA बेस न्यू हमने क्या किया है 30, सो 30 अपॉन MVA बेस ओल्ड क्या होगा ट्रांसफार्मर का 15, यानी 15। ठीक है, इनटू KV बेस ओल्ड, एंड KV बेस ओल्ड यहाँ पे जिस साइड का लेंगे, लेट सपोज हाई टेंशन साइड का अगर KV बेस ले रहे हैं तो ओल्ड, तो हाई टेंशन साइड का ही न्यू KV बेस लेंगे। ठीक है, यानी ओल्ड अगर ये हुआ, ठीक है, तो न्यू हमारा ये होगा, ओल्ड अगर हमारा इस साइड का होगा तो
तो न्यू भी हमारा इस साइड का होगा, यानी 11/11 या 33/33 इस तरीके से हम ध्यान देंगे। यानी किसी भी साइड का ले लीजिए, 33 का ले लीजिए यानी हाई टेंशन साइड, तो 33/33 स्क्वायर, और जब आप ट्रांसफार्मर का निकालेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.418 पर यूनिट। ठीक है, नाउ ट्रांसफार्मर T1 का निकला। एक चीज़ और यहाँ पे, जब हम पर यूनिट वैल्यू में डिफाइन कर देते हैं तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू आइदर साइड मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी साइड इज इक्वल। मीन्स अगर 0.209 हमने लिखा है पर यूनिट, तो ये सेकेंडरी का भी पर यूनिट वैल्यू होगा एंड प्राइमरी का भी पर यूनिट वैल्यू होगा। और ये वैल्यू कब तक ऐसा रहेगा, जब तक कि ट्रांसफार्मर के दोनों साइड का बेस वोल्टेज ट्रांसफार्मर के रेशियो के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, नाउ एक्स पर यूनिट T2 के लिए देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा T2 के लिए यहाँ पे 0.22 यानी 0.22 इंटू MVA बेस न्यू क्या है 30 जो हमने माना है, अपॉन इसके लिए MVA ओल्ड क्या हो जाएगा 15 इंटू, अगेन आप किसी भी साइड के लीजिए, हाई टेंशन का लेंगे तो हाई टेंशन का ही न्यू बेस वैल्यू लेंगे, अगर लो टेंशन साइड का ओल्ड बेस वैल्यू लेंगे तो लो टेंशन साइड का ही न्यू बेस वैल्यू लेंगे, यानी 6.2 अपॉन 6.2 यानी 6.2 अपॉन 6.2 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू, जैसे ही T2 का कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.44। ठीक है, पर यूनिट। ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेट करके देख लीजिए, ट्रांसमिशन लाइन एक्स पर यूनिट। ठीक है, कैलकुलेट करके देखें। ट्रांसमिशन लाइन का चूंकि पर यूनिट वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन जब डिजाइन होता है तो उस समय उसकी कोई MVA रेटिंग एंड KB रेटिंग नहीं होती है। ठीक है, वो जिस सिस्टम में कनेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी MVA एंड KB रेटिंग ली जाती है। तो अगर हम ये देखें तो ट्रांसमिशन लाइन की एक्स पर यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, चूँकि हमेशा ट्रांसमिशन लाइन ओमिक वैल्यू में डिफाइन होगा, तो जैसा हमने पिछली बार किया है 20.5 इंटू फार्मूला क्या होता है MVA अपॉन KB स्क्वायर, एंड MVA न्यू क्या है 30 अपॉन KB बेस क्या है ट्रांसमिशन लाइन में 33, सो 33 का स्क्वायर, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.564। ठीक है, सो सारी वैल्यू जो पिछले पार्ट में हमने निकाला था उसी के इक्वल आया। ठीक है, सो चाहे ओमिक वैल्यू में दिया हो, ओमिक वैल्यू में दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अगर पर यूनिट या परसेंटेज वैल्यू में दिया है तो हम कौन सा फार्मूला लगा के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड पर यूनिट इम्पीडेंस निकालेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम चलते हैं लोड पे, यानी लोड का हम पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है लोड B एंड लोड A, एंड दोनों को हमने एरो से शो किया हुआ है, और ध्यान रहे जब एरो से शो करते हैं यानी वो क्या है स्टैटिक लोड, एंड स्टैटिक लोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ RL एंड C। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का कुछ ओमिक वैल्यू होगा एंड L एंड C का इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, यानी ओवरऑल स्टैटिक लोड में R एंड X की वैल्यू निकलेगी। यानी हमारे पास जो हमारी वैल्यू दी हुई है एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट एंड वोल्टेज रेटिंग एंड पावर फैक्टर, उसके बेसिस पे हम उनकी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस की वैल्यू पर यूनिट में निकालेंगे। अब लोड का इम्पीडेंस वैल्यू देखते हैं। सो लोड A एंड लोड A पे जो एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो क्या है 40 मेगावाट एट 11 KB एंड 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, मीन्स अगर हम वोल्टेज को डिफाइन करें V पर यूनिट लोड सेंटर A पे, तो क्या हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू, मीन्स एक्चुअल क्या है 11 KB अपॉन बेस वैल्यू, एंड बेस वैल्यू लोड A का वही होगा जो इस साइड का बेस वैल्यू होगा जो कि होगा 11। ठीक है, सो 11 और यहाँ पे क्या मिलेगा विच विल बी इक्वल टू 1.0 पर यूनिट। नाउ V पर यूनिट हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं P पर यूनिट, P पर यूनिट, एंड P पर यूनिट क्या हो जाएगा एक्चुअल अपॉन बेस, एक्चुअल क्या है 40 अपॉन बेस क्या है थ्रू आउट द पावर सिस्टम नेटवर्क 30, सो 30 विच विल बी इक्वल टू 1.333 पर यूनिट। ठीक है, सो इस तरीके से हमने V पर यूनिट एंड P पर यूनिट डिफाइन कर लिया। ठीक है, 0.9 लैगिंग पावर फैक्टर इन द सेंस मीन्स cos phi। ठीक है, पावर फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं cos phi से, और cos phi की वैल्यू क्या है 0.9। अगर cos phi की वैल्यू 0.9 है तो हमारे sin phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin phi विल बी इक्वल टू 0.9
0.436। cos फाई एंड साइन फाई की वैल्यू निकल जाने के बाद अब यहाँ पे हम देखें तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू P tan फाई, ठीक है। एंड P tan फाई की वैल्यू क्या होती है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है। चूँकि हम पर यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं, सो Q पर यूनिट इज इक्वल टू पर यूनिट एंड पर यूनिट हमें क्या मिलेगा, P पर यूनिट की वैल्यू 1.333 इंटू साइन फाई की वैल्यू 0.436 अपॉन 0.9 एंड इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.6456, ठीक है। सो हमारे पास मिल गया एक्टिव पावर पर यूनिट एंड रिएक्टिव पावर इन पर यूनिट। नाउ एज वी नो द रेजिस्टेंस इन पर यूनिट इज इक्वल टू V पर यूनिट स्क्वायर अपॉन P पर यूनिट एंड V पर यूनिट इज इक्वल टू 1 अपॉन P पर यूनिट इज इक्वल टू 1.333 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 0.75, ठीक है। नाउ X पर यूनिट इज इक्वल टू V पर यूनिट स्क्वायर अपॉन Q पर यूनिट एंड V पर यूनिट की वैल्यू 1 स्क्वायर अपॉन Q पर यूनिट की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 0.6456, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो X पर यूनिट की वैल्यू आएगी 1.549 इन पर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लोड सेंटर A का R पर यूनिट एंड X पर यूनिट निकाल लिया। वैल्यू को एक जगह नोट कर लेंगे। अब हम निकालते हैं लोड सेंटर B का। लोड B का देखें तो क्या है हमारे पास वोल्टेज 6.6, यानी V पर यूनिट अगर हम निकालें लोड सेंटर B पे तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल वोल्टेज मीन 6.6 अपॉन बेस वोल्टेज एंड बेस वोल्टेज यहाँ पे क्या है 6.2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.065, ठीक है। सिमिलरली V पर यूनिट हमने निकाला, अब हम निकालेंगे P पर यूनिट। P पर यूनिट निकालें तो P पर यूनिट क्या हो जाएगा, एक्चुअल अपॉन बेस एंड एक्चुअल क्या है 40, बेस हमने सिस्टम के लिए क्या माना है 30, तो हमें क्या मिलेगा 1.333, ठीक है। अगेन cos फाई हमारा दिया हुआ है एंड cos फाई की वैल्यू है 0.5 अगर वैल्यू है cos फाई की तो साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.866, ठीक है। नाउ एज वी नो Q इज इक्वल टू P एंड Q इन पर यूनिट हम निकाल रहे हैं, पर यूनिट इज इक्वल टू P पर यूनिट tan फाई विच इज इक्वल टू P पर यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, P पर यूनिट 1.333 इंटू tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन फाई अपॉन cos फाई, यानी 0.866 अपॉन 0.5, ठीक है। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो Q पर यूनिट की वैल्यू मिलेगी 2.31, ठीक है। Q पर यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम जानते हैं क्या, R पर यूनिट इज इक्वल टू V पर यूनिट स्क्वायर अपॉन P पर यूनिट विच इज इक्वल टू V पर यूनिट की वैल्यू क्या है 1.065 V पर यूनिट की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन P पर यूनिट का वैल्यू निकाले हैं 1.333, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.85, ठीक है। नेक्स्ट जब हम X पर यूनिट निकालेंगे, X पर यूनिट कैसे निकलता है, V पर यूनिट स्क्वायर अपॉन Q पर यूनिट विच इज इक्वल टू 1.065 स्क्वायर V पर यूनिट की वैल्यू अपॉन Q पर यूनिट की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2.31 विच विल बी इक्वल टू 0.49, ठीक है। सो इस तरीके से हमने R पर यूनिट एंड X पर यूनिट की वैल्यू निकाल ली, किसके लिए, अपने लोड सेंटर B के लिए। सो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे R पर यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 0.85 प्लस
J 0.49 और ये हो गया हमारा लोड सेंटर ए के लिए। ठीक है, सो हमारे पास सारे इक्विपमेंट के पर यूनिट वैल्यू डिफाइन हो चुकी है। अब हम इसका इम्पीडेंस डायग्राम डिजाइन करेंगे एंड देन इम्पीडेंस डायग्राम में हर एक इक्विपमेंट के पैरामीटर को पर यूनिट में डिफाइन करेंगे, जिससे कि वो पर यूनिट सिस्टम में चेंज हो जाएगा। सो अपने इस गिवन सिंगल लाइन डायग्राम का पर यूनिट डायग्राम अगर बनाएं तो यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्साइटेशन वोल्टेज मीन्स EA इन सीरीज विथ आर्मेचर रिएक्टेंस। ठीक है, हम इम्पीडेंस डायग्राम की जगह रिएक्टेंस डायग्राम ही बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू दी है वो क्या है, रिएक्टेंसेस में दी है। मीन्स सिस्टम ऑलरेडी क्या है, रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर चुका है। ओके, एंड सन पैरामीटर को भी नेग्लेक्ट कर चुका है। ठीक है, एक्से के बाद हमारे पास उसी के पैरेलल में क्या है, लोड सेंटर ए। पैरेलल क्यों बोला, क्योंकि दोनों सेम नोड से कनेक्टेड हैं, यानी इस नोड की पोटेंशियल क्या है, सेम है। चूँकि लोड भी कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होगा और ये भी ग्राउंडेड है, यानी इधर की पोटेंशियल सेम है। जब दो इक्वी पोटेंशियल के बीच में कोई दो कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक लोड। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम ट्रांसफार्मर को एक सिंगल रिएक्टेंस से शो कर सकते हैं, सिंगल रिएक्टेंस। सिमिलरली हम ट्रांसमिशन लाइन को भी एक सिंगल रिएक्टेंस से शो कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास एक और रिएक्टेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तीन इक्विपमेंट यानी दो जनरेटिंग स्टेशन एंड एक लोड सेंटर एक ही नोड पे कनेक्टेड हैं, यानी तीनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस इज लोड सेंटर जनरेटिंग स्टेशन 2 with excitation voltage EA2, this one is EA1। ठीक है, और जनरेटिंग स्टेशन 3 का एक्साइटेशन वोल्टेज इन सीरीज विद आर्मेचर रिएक्टेंस एंड यहाँ स्टैटिक लोड। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने गिवन सिंगल लाइन डायग्राम का इम्पीडेंस डायग्राम डिजाइन कर दिया। ठीक है, अब इनकी हम रिएक्टेंस वैल्यू पर यूनिट में डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है, सो जनरेटर 1 का जो हमारा वैल्यू आया था वो क्या आया था, 0.396। ठीक है, पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू कितनी आई थी, 0.396। ओके, लोड सेंटर ए का क्या आया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.75 एंड रिएक्टेंस की वैल्यू J 1.549। याद रहे ये रिएक्टेंस डायग्राम है, यानी हर एक पैरामीटर के आगे J लगेगा। केवल जब हम लोड सेंटर अगर डिफाइन करेंगे जहाँ पे रेजिस्टिव पैरामीटर होगा तो वहाँ पे हम J नहीं लगाएंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो हमने निकाला था 0.418। ठीक है, एंड सिमिलरली जब हम ट्रांसमिशन लाइन का निकाले थे तो कितना आया था, 0.564। ठीक है, नाउ हमने ट्रांसफार्मर 2 का निकाला था एंड ट्रांसफार्मर 2 का निकाला था 0.44। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन 2 का निकाला था 0.939 एंड जनरेटिंग स्टेशन 3 का निकाला था क्या, 0.437 एंड लोड सेंटर का क्या हो जाएगा, 0.85 प्लस, यानी ये इंडक्टेंस हो गया J 0.49। अगेन मैं यहाँ J लगाना भूल गया हूँ, सो J हर जगह लगेगा क्योंकि सारी रिएक्टेंस वैल्यू हैं। ठीक है, J J J। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपने गिवन पावर सिस्टम नेटवर्क के सिंगल लाइन डायग्राम का पर यूनिट इम्पीडेंस डायग्राम डिजाइन कर लिया। ठीक है, आई होप कि न्यूमेरिकल का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हुआ होगा और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आप पर यूनिट में किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चाहे इम्पीडेंस की वैल्यू ओमिक दी हुई हो या इम्पीडेंस की वैल्यू पर यूनिट या परसेंटेज में दिया हुआ हो। ठीक है,
3 फेज सिस्टम यानी स्टार एंड डेल्टा कॉन्सेप्ट पे एक और टाइप का न्यूमेरिकल हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी वे में समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे विद अस।